कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम एक ही ढर्रे पर चले जा रहे हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, फिर घर लौटना, और अगले दिन फिर वही सब दोबारा। जैसे जैसे कोई लट्टू अपने ही केंद्र पे घूम रहा हो। वो घूम तो रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। एक ऐसा घेरा जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज हम इसी एहसास की गहराई में उतरेंगे, राजेंद्र यादव की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी के जरिए। कहानी का नाम है अभिमन्यु की आत्महत्या। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी की परतों को खोला जाए, ये समझा जाए कि कैसे महाभारत के एक पौराणिक पात्र का इस्तेमाल आज के इंसान की जो मानसिक उलझनें हैं, उसका अकेलापन है, उसकी घुटन है, उसको दिखाने के लिए किया गया है। कहानी की पहली ही लाइन एक बहुत बड़ा बयान देती है। समाज एक चक्रव्यूह है। जब हम चक्रव्यूह के बारे में सोचते हैं तो महाभारत का युद्ध, सैनिक, हथियार, ये सब दिमाग में आता है। लेकिन यहाँ लेखक किस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं? यही यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है। अच्छा। ये एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह है। अच्छा। मतलब हमारी उम्मीदों का, हमारे करियर का, हमारे रिश्तों का, समाज के बनाए नियमों का। पौराणिक अभिमन्यु की तरह कहानी का जो मुख्य पात्र है, वो भी इस चक्रव्यूह में घुसना तो जानता है। उसे पता है कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पानी है, शादी करनी है, एक व्यवस्थित जीवन जीना है। हाँ, मतलब अंदर जाने का रास्ता तो सबको पता है। एक तरह से समाज हमें सिखाता ही है। बिल्कुल। लेकिन मुश्किल तब होती है जब उसे ये एहसास होता है कि वो फंस गया है। बिल्कुल। और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। यही यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। कहानी में एक जगह वो सोचता भी है, बाहर जाना और लौट आना और बाहर जाना। ये एक बहुत छोटी सी पंक्ति है, लेकिन यह उसकी जिंदगी के उस अंतहीन बेमतलब चक्र को पूरी तरह से पकड़ लेती है। उसका हर दिन पिछले दिन की बस एक नकल बनकर रह गया है। हाँ, वो रोज सुबह नौकरी के लिए बाहर जाता है और शाम को घूम फिर कर उसी शुरुआती बिंदु पर उसी घुटन में लौट आता है। ये तो आज की रैट रेस जैसा ही है। हम सब एक अच्छी जिंदगी के लिए इस दौड़ में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद ये सवाल मन में आता है कि क्या यही वो जिंदगी है जो हम चाहते थे? और तब तक शायद बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके होते हैं। तो इस चक्रव्यूह की दीवारें किस चीज से बनी है? कहानी में ऐसा लगता है कि रिश्ते भी एक दीवार की तरह काम करते हैं। हाँ, और लेखक ने इसे बहुत बारीकी से दिखाया है, खासकर उसकी पत्नी रश्मि के साथ उसके रिश्ते के जरिए। कहानी में एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, रश्मि का परफ्यूम, शेनेज का इत्र। ये शेनेज का इत्र, इसका जिक्र कई बार आता है। एक खुशबू कैसे दो लोगों के बीच दीवार बन सकती है, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि बात खुशबू की है ही नहीं। बात उस औपचारिकता की है, उस दिखावे की है जिसका वो इत्र प्रतीक बन गया है। पात्र महसूस करता है कि जब रश्मि वो इत्र लगाती है तो वो उसकी पत्नी नहीं रहती, बल्कि एक अपरिचित अजनबी औरत हो जाती है। वो इत्र उन दोनों के बीच एक अदृश्य परत बना देता है, जिसके पार कोई सच्ची दिल की बात हो ही नहीं सकती। उनका रिश्ता अब बस एक सामाजिक जरूरत बन गया है, एक कर्तव्य जिसमें वो सहजता और अपनापन खत्म हो गया है। मतलब उनके बीच का संवाद खत्म हो गया है। वो एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर हैं। तो घर के अंदर भी एक तरह का अकेलापन और घुटन है। और क्या ये घुटन उसके काम की जगह पर, उसके ऑफिस में भी उसका पीछा करती है? कहानी में शेखर बाबू नाम के एक किरदार हैं। हाँ, और अगर घर में शनेज का इत्र घुटन का प्रतीक है, तो ऑफिस में शेखर बाबू उस पूरी व्यवस्था के प्रतीक हैं जो इस घुटन को बनाए रखती है। वो शायद ऑफिस में पात्र के बॉस या कोई सीनियर हैं, और वो इस चक्रव्यूह के उन महारथियों में से हैं जो न सिर्फ इस चक्रव्यूह को चलाना जानते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई इससे बाहर ना निकल पाए। लेकिन क्या शेखर बाबू एक विलेन है, या वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल आदमी है जो सिस्टम के नियम सिखा रहे हैं? क्योंकि जब वो पात्र से बात करते हैं तो उनके कुछ बातों में कड़वी सच्चाई भी तो लगती है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। शेखर बाबू कोई पारंपरिक विलन नहीं है जो चिल्लाते हैं या धमकाते हैं। वो उससे ज्यादा खतरनाक हैं। अच्छा। वो तर्क से, अपनेपन से आपको समझाते हैं कि सिस्टम के खिलाफ जाना बेवकूफ़ी है। कहानी में वो पात्र से कहते हैं, पढ़ लिखकर आदमी बनने की यही सजा है। इस एक लाइन में बहुत गहरा मतलब छिपा है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इस पढ़े लिखे सभ्य समाज का हिस्सा बनना है तो तुम्हें समझौते करने ही पड़ेंगे, अपनी आत्मा की आवाज को दबाना ही पड़ेगा। यही कीमत है। और वो उसे सुरक्षा और स्थिरता का लालच भी देते हैं। वो कहते हैं कि महत्वाकांक्षाएं रखना अच्छी बात है,
पर उन्हें व्यवस्था के अंदर रहकर ही पूरा करना चाहिए। ये तो वो सलाह है जो आज भी हमें अपने बड़ों से मिलती है। डोंट रॉक द बोट, यानी सिस्टम से पंगा मत लो, चुपचाप अपना काम करो। बिल्कुल, शेखर बाबू उसे एक तरह से सुरक्षा का लालच देकर उसकी आत्मा की स्वतंत्रता खरीदना चाहते हैं। वो उसे समझाते हैं कि इस चक्रव्यूह के अंदर रहना ही समझदारी है, बाहर खतरा है, अनिश्चितता है। और यहीं पे वो एक और किरदार का जिक्र करते हैं जो इस पूरी कहानी के लिए बहुत जरूरी है, मनोहर। हाँ, शेखर बाबू हमारे मुख्य पात्र को मनोहर से दूर रहने की सलाह देते हैं। ये मनोहर कौन है और शेखर बाबू जैसे लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? मनोहर इस कहानी का सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण किरदार है, भले ही वो कभी सामने नहीं आता। मनोहर उस आजादी का प्रतीक है जिसे हमारा पात्र पाना चाहता है। वो शायद एक ऐसा इंसान है जिसने इस चक्रव्यूह के नियमों को मानने से इनकार कर दिया है। वो अपनी शर्तों पर जीता है, वो उस रैट रेस का हिस्सा नहीं है। तो क्या मनोहर वो रास्ता है जो चक्रव्यूह से बाहर जाता है? शायद, लेकिन यहां भी एक पेंच है। क्या मनोहर सच में आजाद और खुश है, या ये सिर्फ हमारे पात्र की कल्पना है, उसका एक ख्वाब? कहानी हमें मनोहर की असलियत कभी नहीं दिखाती। मनोहर एक विचार है, एक संभावना है, और शेखर बाबू जैसे लोग इसी संभावना से डरते हैं। क्योंकि अगर एक भी इंसान इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर खुश रह सकता है, तो इसका मतलब है कि ये चक्रव्यूह मजबूत नहीं है, इसे तोड़ा जा सकता है। इसीलिए शेखर बाबू से मनोहर से सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि विद्रोह का एक छोटा सा विचार भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। इस पूरी घुटन, शेखर बाबू की सलाह और मनोहर की एक धुंधली सी उम्मीद के बीच पात्र के मन में लगातार भाग जाने की एक इच्छा चलती रहती है। कहानी की शुरुआत में फ्रांसीसी कवि मलारमे की एक पंक्ति है, मैं प्रस्थान करूंगा, विदेशी परिदृश्यों के लिए लंगर उठाओ। ये पंक्ति बार बार उसके दिमाग में गूंजती है। क्या ये सिर्फ कहीं घूमने जाने की इच्छा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ शहर या देश बदलने की बात नहीं है। ये अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे अस्तित्व को बदलने की तड़प है। लंगर उठाना एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। लंगर जहाज को एक जगह रोके रखता है, उसे सुरक्षा देता है। पात्र को लगता है कि उसकी नौकरी, उसका घर, उसके रिश्ते, ये सब लंगर हैं जिन्होंने उसे एक घुटन भरी सुरक्षा में बांध रखा है। वो इस लंगर को उठाकर खुले, अनजाने समंदर में निकल जाना चाहता है, चाहे वहां जो भी खतरा हो। तो अब हमारे पास तस्वीर बिल्कुल तरह साफ हो रही है। एक तरफ चक्रव्यूह का दबाव है जिसमें शेखर बाबू जैसे लोग उसे अंदर खींच रहे हैं, दूसरी तरफ मनोहर और मलारमे की कविता के रूप में आज़ादी का एक ख्वाब है जो उसे बाहर बुला रहा है। इस खींचतान के बीच कहानी का शीर्षक आता है, अभिमन्यु की आत्महत्या। ये बहुत चौंकाने वाला शीर्षक है, क्योंकि कहानी में कोई भी किरदार शारीरिक रूप से आत्महत्या तो नहीं करता। तो फिर ये आत्महत्या कैसी है? और यही इस कहानी का सबसे गहरा और दर्दनाक सच है। लेखक यहाँ शारीरिक मौत की बात कर ही नहीं रहे, वो उस रोज-रोज की मौत की बात कर रहे हैं जो हम तब महसूस करते हैं जब हम अपने सपनों से, अपनी असलियत से समझौता कर लेते हैं। ये चेतना की, उम्मीद की और विद्रोह की आत्महत्या है। कहानी में ऐसा कौन सा पल है जहां हमें साफ तौर पर लगता है कि हाँ, अब उसने हार मान ली है? वो कौन सा बिंदु है जहां ये आत्महत्या होती है? ये धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा सबूत कहानी के अंत में मिलता है। शेखर बाबू से बात करने के बाद जब पात्र पूरी तरह से टूट जाता है और व्यवस्था की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब वो घर लौटता है। और अंत में लेखक लिखते हैं कि उसे फिर से रश्मि के शनेज के इत्र की गंध आती है, लेकिन इस बार उसे उस गंध से कोई परेशानी नहीं होती। मतलब? वो उसे चुपचाप स्वीकार कर लेता है। अरे, मतलब जिस खुशबू से उसे घुटन होती थी, जो उसे एक दीवार लगती थी, अब वो उसे सामान्य लग रही है। हाँ, क्योंकि उसने लड़ना छोड़ दिया है, उसका विद्रोह मर चुका है। उसने उस चक्रव्यूह को, उस घुटन भरी जिंदगी को अपनी नियति मान लिया है। उसने अपनी आत्मा के उस हिस्से की हत्या कर दी है जो सवाल करता था, जो आजाद होना चाहता था। यही उसकी आत्महत्या है। पौराणिक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में हार नहीं मानी थी, वो लड़ते लड़ते मारा गया था। लेकिन ये आधुनिक अभिमन्यु बिना लड़े ही मर गया है। उसने घुटने टेक दिए हैं, और ये शायद शारीरिक मृत्यु से भी बदतर है, क्योंकि उसे अब इसी मरी हुई आत्मा के साथ अपनी बाकी जिंदगी जीनी है। तो राजेंद्र यादव की ये कहानी अभिमन्यु की मिथक को एक बिल्कुल नए और आधुनिक संदर्भ में इस्तेमाल करती है। ये आज के समय की एक बहुत गहरी चिंता को सामने रखती है, एक ऐसे जीवन की चिंता जो बाहर से देखने में बिल्कुल सुरक्षित और सफल लगता है, पर अंदर से वो पूरी तरह खोखला और बेमतलब होता है।
और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरी पीढ़ी पर एक टिप्पणी है जो उम्मीदों और असलियत के बीच फंसी हुई है। कहानी ये बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि क्या सुरक्षा और स्थायित्व के लिए अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का सौदा करना सही है? क्या एक आरामदायक लेकिन बेमतलब जिंदगी जीना जीने के बराबर है? और ये कहानी आज के दौर में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है ना, जहां सफलता को अक्सर पैकेज, पद और सामाजिक स्थिति से ही मापा जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम सब भी तो अपने अपने छोटे बड़े चक्रव्यूहों में फंसे हुए नहीं हैं। सही बात है। कहानी ये भी दिखाती कि कैसे हमारी सामाजिक संरचनाएं और रोजमर्रा की आदतें, जिन्हें हम सामान्य मानकर चलते हैं, वही धीरे धीरे हमारे लिए एक जाल बन सकती है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और कहानी अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है। अगर आज का जीवन भी एक तरह का चक्रव्यूह है, तो इससे बाहर निकलने का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम अपनी नौकरी छोड़ दें, अपने शहर और रिश्तों को पीछे छोड़कर कहीं चले जाएं, जैसा मनोहर ने शायद किया? या फिर बाहर निकलने का मतलब कुछ और है? क्या ये उस जाल के भीतर रहते हुए ही अपने नजरिए को, अपनी चेतना को जीवित रखने के बारे में है? शायद असल लड़ाई परिस्थितियां बदलने की नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को खुद को बदलने ना देने की है।